नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मंत्रालय खोलेगी व्यापम रहस्य। मध्य प्रदेश के खूनी घोटाले यानी कि व्यापम का ये सबसे बड़ा रहस्य है। ये समझ लीजिए कि मंत्राणी शब्द में व्यापम की सारी सच्चाई छिपी हुई है। मंत्राणी यानी मंत्री की वाइफ। हम आपको ये बता दें कि व्यापम घोटाले से जुड़े सारे कोड तकरीबन डिकोड हो चुके हैं, लेकिन मंत्राणी का रहस्य एसटीएफ भी नहीं सुलझा पाई। आखिर क्या है मंत्राणी का राज? क्या अब सीबीआई मंत्राणी को बेपर्दा कर पाएगी? व्यापम घोटाले का बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं। व्यापम घोटाला अब देश में इसके नाम से ही खौफ दौड़ने लगा है। मध्य प्रदेश की हदों को लांघ कर यह घोटाला देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, लेकिन इस घोटाले के असली तिलिस्म अभी टूटने का नाम नहीं ले रहा। व्यापम घोटाले को खूनी घोटाले का नाम मिल गया। समझ लीजिए, जो इसके चक्रव्यूह में आया बस फंस कर रह गया। और अब व्यापम में एक और खुलासा हुआ है। जी हां, व्यापम में नाम आ रहा है एक मंत्राणी का, यानी मिनिस्टर की वाइफ। तो फिर व्यापम घोटाले में शामिल मंत्राणी कौन है? कौन है वो मिनिस्टर की वाइफ जिसके इशारे पर नाचते थे व्यापम के अधिकारी, जिसके इशारे पर नाचते थे मध्य प्रदेश के मंत्री, जिसके एक फोन पर मिलती थी व्यापम के जरिए नौकरी? व्यापम घोटाले का बड़ा खुलासा। व्यापम घोटाले के आरोप में मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में है। राज्यपाल राम नरेश यादव पर घोटाले के आरोप है। दर्जनों आईएएस अधिकारियों पर शिकंजा कस चुका है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पीए भी गिरफ्तार होकर जमानत पर रिहा है। लेकिन व्यापम घोटाले में एक खुलासा अभी बाकी है। जी हां, आज तक के हाथ लगी है व्यापम घोटाले की एक्सक्लूसिव एफआईआर। हम आपको बता दें कि व्यापम घोटाले पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद तफ्तीश भोपाल एसटीएफ ने शुरू की और 24 फरवरी 2015 को एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की। आज तक के हाथ लगी इस एफआईआर के मुताबिक मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव घोटाले में आरोपी है और पूर्व शिक्षा मंत्री भी। लेकिन इस एफआईआर में जो खास बात है वो ये कि एसटीएफ ने इसी एफआईआर के जरिए अपनी तफ्तीश आगे तो बढ़ाई, लेकिन एफआईआर में मौजूद एक नाम का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। एसटीएफ की एफआईआर में एक मंत्राणी नाम का जिक्र है एक मिनिस्टर की वाइफ का। लेकिन मिनिस्टर की वो पत्नी आखिर कौन है, ये राज अब तक राज है। एफआईआर के मुताबिक व्यापम के अधिकारियों ने बकायदा एक एक्सेल सीट बनाई थी और कोड वर्ड में उन तमाम रसूखदारों के नाम लिखे थे जिनके इशारे पर उनके अपनों को न सिर्फ व्यापम के जरिए नौकरी मिली बल्कि कॉलेजों में दाखिला भी। व्यापम घोटाले के खुलासे के बाद एसटीएफ ने व्यापम के अधिकारी पंकज त्रिवेदी से पूछताछ की और उनके ऑफिस से हार्ड डिस्क भी जब्त की और सीएफएसएल गांधीनगर से उस हार्ड डिस्क की बाकायदा जांच भी करवाई गई। पंकज त्रिवेदी ने व्यापम में सिफारिश करने वालों की बाकायदा एक एक्सेल शीट भी बना रखी थी और सबके नाम कोडवर्ड में लिए गए थे। मसलन मंत्री मतलब लक्ष्मीकांत शर्मा, गवर्नर मतलब राज्यपाल राम नरेश यादव, आरएसएसबी मतलब राधा स्वामी सत्संग, मंत्राणी मतलब एक मिनिस्टर की वाइफ, हाई मतलब काम हर हाल में होना है, लो मतलब बस काम हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। इन तमाम कोड को पंकज त्रिवेदी के जरिए डिकोड करके एसटीएफ ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक राज्यपाल राम नरेश यादव ने 5 लोगों की सिफारिश की। लक्ष्मीकांत शर्मा पर शिक्षा मंत्री के यहां से कुल 17 नाम भेजे गए जिस पर मिनिस्टर लिखा हुआ था। कुछ नाम लक्ष्मीकांत शर्मा ने खुद सीधे भेजे और कुछ उनके ऑफिस से भिजवाए गए। पंकज त्रिवेदी से पूछताछ और एक्सेल शीट के आधार पर एसटीएफ ने तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मिनिस्टर वाइफ का कोड एसटीएफ डिकोड नहीं कर पाई या शायद करने की कोशिश ही नहीं की गई। एफआईआर के मुताबिक एसटीएफ ने व्यापम के अधिकारी पंकज त्रिवेदी से एक्सेल सीट में मौजूद मंत्राणी और मिनिस्टर वाइफ के कोड को डिकोड करने की कोशिश की,
पंकज त्रिवेदी ने इस बारे में किसी भी जानकारी से साफ इनकार कर दिया। पंकज त्रिवेदी का कहना था कि मंत्राणी नाम का जिक्र लक्ष्मीकांत शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के इशारे पर आया था। हैरत की बात देखिए, इसी एफआईआर के जरिए व्यापम के अधिकारी पंकज त्रिवेदी से पूर्व शिक्षा मंत्री का कोड डिकोड कर लिया जाता है और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। गवर्नर का कोड डिकोड कर लिया जाता है और राज्यपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन मंत्राणी यानी मिनिस्टर वाइफ का कोड आज तक डिकोड नहीं हो पाया। भोपाल से अमित कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री से लेकर राज्यपाल राम नरेश यादव तक व्यापम घोटाले में आरोपी बन चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई के हवाले भी अब कर दी है। तो साथ ही व्यापम के जरिए 5 लोगों की भर्ती के आरोप में राज्यपाल को हटाने की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो क्या होगा राज्यपाल राम नरेश यादव का? फिलहाल फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही होगा। मध्य प्रदेश में भड़क रही व्यापम घोटाले की चिंगारी ने पूरे राज्य को झुलसा कर रख दिया है। विरोधी सड़कों पर हैं और व्यापम की भेंट चढ़े लोगों के अपने इंसाफ की आस में न्याय की जांच के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन अब व्यापम घोटाले के जिन को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखा दी है और खूनी घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है। व्यापम मामले पर अहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम से जुड़े सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए। हालांकि ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई से 24 जुलाई तक जवाब मांगा है। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और आज सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि सरकार ने इन केसेस की जांच सीबीआई को करने के लिए हाईकोर्ट में पहले ही निवेदन कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर भी अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। इसके बाद गृह सचिव ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और ये तय किया गया कि राज्यपाल राम नरेश यादव पर कोई भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही लिया जाएगा। मैं महामहिम राज्यपाल जी राम नरेश यादव जी का बहुत उनका सम्मान करता आया हूँ। एक बेदाग छवि के व्यक्ति रहे हैं। संगत का असर बुरा होता है, कहावत हमारे चलती है, तो उस गलत संगत में पढ़कर उनके खिलाफ आज ये मुकदमा दायर हुआ है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल पर व्यापम के जरिए 5 लोगों को भर्ती कराने का आरोप है और इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले में ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच पर फैसला करने के लिए पल्ला झाड़ लिया और गेंद हमारे पाले में डाल दी। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। उन तमाम हाई प्रोफाइल लोगों से, नेताओं से आपको हम मिलवाएंगे बस अब से कुछ ही देर में, जो व्यापम के हैं आरोपी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। व्यापम घोटाले में आरोपियों की एक लंबी फहरिस्त है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं व्यापम के व्यापक चक्रव्यूह में कौन कौन शामिल हैं। इस घोटाले में शामिल लोगों की फहरिस्त में पहला समूह उन मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का है जिनका मध्य प्रदेश की राजनीति में सीधा सीधा दखल है। मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं ये। गुलाब एस किरार फरार चल रहे हैं, मेडिकल परीक्षा में अपनी बेटी की मदद का इन पर आरोप लगा है। इसके बाद जो दूसरा नाम है प्रेम प्रसाद, ये जनाब मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इन पर पीएमटी परीक्षा में अपनी बेटी की मदद का आरोप लगा है। अजय एस मेहता, ये जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। पुलिस नियुक्ति परीक्षा में मेहता के शामिल होने का आरोप है। लक्ष्मीकांत शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, जेल में फिलहाल हैं। व्यापम घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स, फॉरेस्ट गार्ड। पुलिस नियुक्ति टेस्ट में इन पर जबरदस्त धांधली के
कई सारे आरोप हैं। फिलहाल भी जेल में ही हैं लक्ष्मीकांत शर्मा। और दूसरी लिस्ट उन आला अधिकारियों की है जिनकी शिवराज सरकार में घुसपैठ थी। इनमें भी लक्ष्मीकांत शर्मा के पूर्व ओएसडी सुधीर शर्मा जो कि जेल में है। भर्ती घोटाले में शामिल होने का सुधीर शर्मा पर आरोप है। जगदीश सागर लैंड डीलर मुख्य अभियुक्त माने जाते हैं। जेल में ये शख्स भी अभी है। 1 दशक से भर्ती घोटाले का रैकेट चला रहा है और कई अधिकारियों से भी मिली भगत है। संजीव शिल्पकार फिलहाल जेल में है, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री भी जेल में इस वक्त। लक्ष्मीकांत शर्मा के पूर्व ओएसडी हैं ओपी शुक्ला। ये शिक्षा मंत्री और पीईबी अधिकारियों के बीच की एक कड़ी हुआ करते थे, कड़ी के तौर पर काम करते थे। तो इन सभी पर आरोप हैं और इन सभी में से कई सारे जेल में हैं, कुछ फरार हैं। अगली कड़ी उन लोगों की है जिनके सांठगांठ अधिकारियों और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से है, जिनमें आईपीएस अफसरों के रिश्तेदारों से लेकर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के मालिक तक शामिल हैं, जिन्होंने पैसे की वजह से अपना ईमान बेच दिया। विनोद भंडारी ये एक मेडिकल कॉलेज के ग्रुप के मालिक हैं। पीईबी अधिकारियों से मिले भगत का इन पर आरोप है। दीपक यादव रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का ये संबंधी है, जेल में है और पुलिस अधिकारी और नेताओं के बीच कड़ी के रूप में काम करता था दीपक यादव। आर.के. शिवहरे पूर्व डीआईजी हैं। अंदाजा लगाइए आप, यहाँ पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भी संलिप्तता। बेटी और दामाद को मेडिकल परीक्षा में पास करवाने का आरोप। भरत मिश्रा सीनियर आईपीएस ऑफिसर का भाई है जो कि नेताओं के बीच कड़ी था। संजीव श्रीवास्तव तारंग शर्मा दामाद है आईएएस अफसर का, यानी कि बड़े अधिकारी जो हैं उन लोगों के रिश्तेदार, भाई, दामाद, बेटी और इस तरह के लोग भी शामिल थे इसमें। होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। एक तरफ मंत्राणी का रहस्य है और दूसरी तरफ अब जांच सीबीआई के हवाले। तो क्या अब व्यापम से जुड़ी मौतों का रहस्य भी खुल पाएगा, सच सामने आ पाएगा? झाबुआ की नम्रता की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी? वो नम्रता जिसकी रिपोर्टिंग करते वक्त आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत हो गई। आइए सुनते हैं नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर क्या कह रहे हैं। क्या नम्रता दामोर जो थियरी दी जा रही है कि उसने आत्महत्या की, जो पोस्टमार्टम आपने की थी, क्या लगता था आपको कि उस रिपोर्ट में आपने कहा है कि स्मॉदरिंग और एसिफिक्सिया था, क्या वही था या फिर वाकई में आत्महत्या थी? हमारे द्वारा पूरी तरीके से जो भी चीज़ें देखी गई और एस्फेक्सिया और स्मोदरिंग और थ्रॉटलिंग जो लेख किया गया वो उसकी फाइंडिंग्स बेस्ड ओपिनियन दी गई थी और फाइंडिंग्स हम तीनों डॉक्टर्स ने देखने के बाद कॉन्क्लूड की थी और उसको फॉरेंसिक मेडिसिन के जो भी सिद्धांत हैं उनके अनुरूप उसका मोड ऑफ डेथ एस्फेक्सिया अर्थात श्वासावरोध पाया था। कौन सी ऐसी बातें थे जिस पर आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये एस्फिक्सिया था, गला दबाने से उनकी मौत हुई थी? क्या क्या ऐसे निशानियां पाई गई थी, कौन से वो सबूत थे? जो नाक मुंह के ऊपर जो नाखूनों के निशान मिले हैं, नाखूनों के निशान बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं जो कि सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार स्थिति के होते हैं। डॉक्टर साहब ये चीज और जानना चाहूंगा आपसे, पुलिस कह रही है कि ये एसिफिक्सिया नहीं है, ये आत्महत्या है। क्या आत्महत्या की केस में आपने इतने सारे पोस्टमार्टम किए होंगे, क्या इसमें आत्महत्या के कोई लक्षण थे? आत्महत्या का इसमें कोई लक्षण नहीं था और जो क्या लक्षण होने चाहिए? नहीं, अगर जैसे जो ट्रेन वाली बात जो इनके द्वारा कही जा रही है तो उसके अंदर जब भी आप इतनी तेज गति से जाती हुई ट्रेन से अगर कोई कूदेगा तो उसकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल इंजुरीज तो आएंगी। इसके अंदर ऐसी कोई इंजुरीज मौजूद नहीं थी जो ये इंडिकेट करें। बोनी इंजुरी भी नहीं थी, विसरल इंजुरी भी नहीं थी, किसी तरीके का कोई ब्लड हिमरेज वगैरह भी मौजूद नहीं था और वो सारी की सारी एस्फेक्सियल फाइंडिंग्स मौजूद होना अपने आप में उस चीज़ को पूरी तरीके से प्रमाणित कर रहा था। और इसमें किसी तरीके का पोस्टमार्टम एब्रेजन्स जरूर थे, जो रगड़ के निशान, जो किसी डेड बॉडी को अगर आप मरने के बाद किसी को अपन घसीटें और घसीट कर एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट पे अगर थोड़ी दूर भी घसीटा जाए तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। शायद आप जो निशानियां उनकी बॉडी पर थी वो किसी बॉडी को घिसने के, मौत के बाद घिसने के, मौत के बाद घिसने के लिए बहुत बड़ा खुलासा। एंटीमॉर्टम इंजुरी अर्थात जीवित अवस्था में आई हुई इस तरीके की चोटें जो कि इसके फेवर में जाती थी अपने स्मोदरिंग के, उसके अलावा दूसरी ये चोटें इस तरीके की नहीं थी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए